आज की क्लास में हम बात करेंगे अनुवाद के अर्थ संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में। अनुवाद एक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है और बहुत सारे अनुवाद वैज्ञानिकों का मानना है कि अनुवाद एक विज्ञान है। और पीछे की कक्षा में हम बहुत गंभीरतापूर्वक इस बारे में बात कर चुके हैं कि अनुवाद कला है या विज्ञान। तो बहुत से अनुवाद वैज्ञानिकों ने अनुवाद से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए, महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिनमें एक सिद्धांत है अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत, एक है व्याख्या का सिद्धांत, समतुल्यता का सिद्धांत और पुनर्कोडीकरण का सिद्धांत। मुख्यतः ये चार सिद्धांत अनुवाद विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रचलित हैं, जिनमें से आज हम बात करेंगे अर्थ संप्रेषण के सिद्धांत के बारे में। ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने अर्थ संप्रेषण के सिद्धांत की वकालत की या इस बारे में अपना विचार रखा, उनका ये स्पष्ट मानना है कि जब हम अनुवाद करते हैं स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में, तो अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि स्रोत भाषा में जो अर्थ है, जो भावबोध है, जो अंतर्वस्तु है, वह ठीक ढंग से या पूरी तरह से या पूरी ईमानदारी के साथ लक्ष्य भाषा में क्या होना चाहिए, स्थानांतरित होना चाहिए। अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत अर्थ के स्थानांतरण पर, यानी कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अर्थ के स्थानांतरण पर जोर देता है। क्योंकि आप यह सब जानते हैं, जब आप अनुवाद की सीमा पढ़ रहे थे हम, तो हमने इस बारे में काफ़ी चर्चा भी की थी कि अनुवाद में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक भाषा की संरचना अलग होती है, उसके शब्दकोश अलग होते हैं, वाक्य विन्यास अलग होता है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां जो हैं वह अलग होती हैं। दूसरी भाषा की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या होती हैं, अलग होती हैं। ऐसे में यह आसान काम नहीं होता है, यह कठिन काम होता है, यह कई बार बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि एक भाषा में प्रस्तुत जो भावबोध हो, जो अर्थ हो, उस अर्थ का स्थानांतरण लक्ष्य भाषा में कर दिया जाए। तो अर्थ संप्रेषण के सिद्धांत की वकालत इसी पर केंद्रित है कि अर्थ को जितना अधिक संप्रेषणीयता के साथ, जितना अधिक भाव प्रवणता के साथ लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित किया जा सके, अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत इसी की बात करता है। यानी कि ऐसा सिद्धांत जिसमें यह बताया जाता है कि अर्थ का संप्रेषण स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ठीक ढंग से किया जा सके, या जिस पे जोर देता है, उस सिद्धांत को हम अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं थियरी ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। आप जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है ना। टू कम्युनिकेट यानी कि ठीक ढंग से अपनी बात को दूसरे तक क्या करना होता है, पहुंचाना होता है। उसी प्रकार ठीक ढंग से स्रोत भाषा में जो अर्थ आया है, उस अर्थ को लक्ष्य भाषा में पहुंचाना होता है। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों में एक प्रमुख नाम आता है डॉक्टर जॉनसन का। डॉक्टर जॉनसन ने इस सिद्धांत पर विशेष बल दिया और उन्होंने इस संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वो कहते हैं कि टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भाषा से, उनका कहना है कि दूसरी भाषा में जब हम अनुवाद करते हैं तो रिटेनिंग द सेंस, यानी कि उस अर्थ को, उस भाव बोध को बचाए रखने का, रिटेन मतलब बनाए रखना, बचाए रखना, उस भाव बोध को, उस सेंस को जो कि स्रोत भाषा में उपस्थित हुआ है किसी भी रचना में या लेखन में, वह लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित हो सके। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस, यानी कि जो भावबोध है स्रोत भाषा का, उस भावबोध को बनाए रखना, इसी मूल सिद्धांत पर काम करता है अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत। देखने से ही समझे, अर्थ का संप्रेषण और अनुवाद हम कर रहे हैं तो अनुवाद से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि स्रोत भाषा का जो अर्थ है उसका संप्रेषण ठीक ढंग से लक्ष्य भाषा में हो सके, वह सिद्धांत अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत कहलाता है। अब इसका तात्पर्य हुआ कि मूल के अर्थ को बनाए रखना और लक्ष्य भाषा में क्या कर देना, परिवर्तन कर देना। ठीक है, अब अर्थ के अध्ययन की पहली इकाई क्या है? अर्थ के अध्ययन की पहली इकाई जो है वह क्या है? शब्द। शब्दों में ही ना हम अर्थ भरते हैं, या शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं ना। तो समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कई बार शब्दों का किसी सीमित अर्थ में प्रयोग होता है, कभी वही शब्द व्यापक अर्थ रख लेते हैं। ठीक है, तो स्रोत भाषा में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं
वह पूरे भावबोध के साथ व्यापक ढंग से या सीमित ढंग से प्रयोग हुए हैं, तो सीमित ढंग से कैसे लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित किए जाएं। दूसरी बात यह आती है कि एक ही शब्द आवश्यकता अनुसार अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जड़, जड़ एक शब्द है, ठीक है ना। तो जड़ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। और जड़ का अर्थ क्या होता है? मूल, यानी कि जो पेड़ की जो जड़ होती है। उसी प्रकार पूर्व, पूर्व एक दिशा भी है और पूर्व का मतलब पहले भी होता है कि नहीं है। तो शब्द एक है लेकिन परिस्थिति के अनुसार वह अर्थ क्या देगा? अलग अलग देगा। तो प्रत्येक भाषा की यह प्रकृति होती है, विशेषता होती है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं, है ना, वह आवश्यकता अनुसार कई बार सीमित अर्थ भी देते हैं, कई बार व्यापक अर्थ भी देते हैं। जैसे कि एक शब्द आया हल, तो हल क्या है? समाधान, समस्या का समाधान। लेकिन वही हल खेत में प्रयोग किया जाने वाला एक क्या है? मशीन भी है, एक औजार भी है। ठीक है, तो ऐसे में दिक्कत यह आती है कि एक भाषा में प्रयुक्त जो शब्द है उसकी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसका अपना संकेत है, उसका अपना अर्थ है। तो जब आप दूसरी भाषा में उसको अभिव्यक्त करते हैं तो कई बार समस्या यह आती है कि पूर्ण अभिव्यक्ति उसकी नहीं हो पाती है, या उससे मिलता जुलता ठीक ढंग का शब्द जो ठीक ढंग से सिर्फ और सिर्फ वही अर्थ दे जो स्रोत भाषा में अर्थ आ रहा है, ऐसा मिलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कई बार दिक्कत ये आती है कि या तो अति अनुवाद हो जाता है या फिर अल्प अनुवाद हो जाता है, या तो उससे मिलते जुलते शब्द जब आप खोजते हैं तो उससे ज्यादा मजबूत या उससे अधिक प्राणवान शब्द आप लक्ष्य भाषा में खोज करके डाल देते हैं तो वो अति अनुवाद की श्रेणी में चला जाता है, या उस अर्थ से आसपास मिलता जुलता जब आप अर्थ देते हैं तो उससे थोड़ा कम में काम तो चल जाता है लेकिन थोड़ा कमतर भावबोध वहां तक पहुंचता है, तो वह क्या हो जाता है? अल्प अनुवाद भी हो जाता है। एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि स्रोत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लक्ष्य भाषा में जब उनका प्रयोग किया जाता है या उनका अर्थ खोजा जाता है तो पूर्ण प्रभाव उनका पूरी तरह से नहीं बन पाता है, उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इसी बात को लेकर के आलोचक ए एच स्मिथ ने डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा में कुछ संशोधन कर दिया। डॉक्टर जॉनसन क्या कह रहे हैं? एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हुए टू रिटेनिंग द सेंस, भावबोध को बनाए रखना। अब क्या कह रहे हैं? ए एच स्मिथ ने उसी परिभाषा में कुछ चीजें जोड़ दी और एक और बात, महत्वपूर्ण बात कह दी। उन्होंने कहा टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग एज मच एज ऑफ द सेंस एज वन कैन। अर्थात कि जितना अधिक से अधिक उस भावबोध को लक्ष्य भाषा में बदला जा सकता है, अनुवादक को उतना अधिक प्रयास करना चाहिए। यानी कि वो ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, पूरी तरह से स्थानांतरण नहीं हो सकता है, लेकिन उसका अधिकतम हिस्सा, यानी कि कोई एक शब्द जो अपने पूर्ण अर्थ के साथ स्रोत भाषा में आया है, उस पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए अधिकतम प्रयास या उस शब्द के निकट लक्ष्य भाषा में सर्वाधिक निकट शब्द को क्या करना? खोजना होता है। इसलिए वो कह रहे हैं रिटेनिंग एज मच एज ऑफ द सेंस एज वन कैन, यानी कि अधिकतम ज्यादा से ज्यादा उस भावबोध को आप कैसे लक्ष्य भाषा में ला सकते हैं, यह अनुवादक को प्रयास करना चाहिए। अर्थात इनका यह मानना है कि पूर्णाभिव्यक्ति कई बार संभव नहीं हो पाती। जैसे कि हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि मान लीजिए संन्यास है हमारे यहाँ, ठीक है ना। अब संन्यास का अनुवाद मान लीजिए किसी दूसरी भाषा में आप करेंगे तो सिर्फ संन्यास एक शब्द नहीं है, सिर्फ शब्द कह देने से हो जाएगा? क्या है संन्यास, या वानप्रस्थ क्या है, तो या गृहस्थ जीवन जब आप कहते हैं तो उसमें कितनी ही सारी चीजें उसके अंदर, उस एक शब्द में, संन्यास शब्द में कितनी ही सारी चीजें, कितनी ही बातें क्या है? समाहित हैं। तो आप कुछ भी कर लें, उसका पूर्ण अनुवाद संभव नहीं हो पाएगा, उसकी व्याख्या ही करनी होगी। ऐसे में ऐसे विचारकों का मानना है कि पूर्णाभिव्यक्ति बहुत बार संभव नहीं हो पाती। इसलिए हम कहते हैं कि अनुवाद पुनः सृजन है, ठीक है ना, या पुनराभिव्यक्ति है। एक अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करना है, आपको दोहराना है, लेकिन उसके ज्यादा करीब पहुंचने की कोशिश उस पुनराभिव्यक्ति में आपको करनी होती है। तो ए एच स्मिथ की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू
अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग एज मच एज ऑफ द सेंस एज वन कैन। ठीक है ना, अर्थात कि ज्यादा से ज्यादा भावबोध ग्रहण लक्ष्य भाषा में किया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से विद्वानों का यह मानना है और सच भी है कि अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थ की कुछ न कुछ हानि हो जाती है, मतलब पूरी तरह से अर्थ ध्वनित नहीं हो पाता है। और अर्थ की हानि के कारण क्या है? दोनों भाषाओं की अलग अलग प्रकृति का होना, दोनों भाषाओं की व्याकरणिक संरचना का अलग अलग होना, दोनों भाषाओं की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का अलग अलग होना। ऐसे में स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में जब परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं अर्थ की हानि हो जाती है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए हम हिंदी में रामायण पढ़ते हैं ना, आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, हमारे जो संवाद हैं, हमारे जो डायलॉग है, कितने सुंदर संस्कृत में तत्सम शब्दावली में राम बोलते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं, सीता माता बोलती हैं। ठीक है, उसका अनुवाद अगर किसी दूसरी भाषा में किया जाए, ठीक है, और वह भाषा भी हमें आती हो, तो एक बात तो है कि जो मूल अनुवाद है उसका मजा पूरी तरह से उसमें अवतरित नहीं हो पाएगा। आप अनुभव करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि मान लीजिए आपको चंबियाली भाषा आती है, आपकी लोकल भाषा चंबियाली है, या मान लीजिए मुझे भोजपुरी आती है। एक तरफ मूल रामायण है, वाल्मीकि रामायण, ठीक है, और एक तरफ क्या है, उसका अनुवाद है। ठीक है, तो ज्यादा मजा किसमें आएगा? जो मूल ग्रंथ है उसमें आएगा, क्योंकि उसकी जो संरचना है, उसमें जो भावबोध है, जिस तरह से वो संस्कृत में लिखा गया है, आया है, उसका अनुवाद हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से अगर किसी दूसरी भाषा में अनुवाद होता है तो कहीं ना कहीं अर्थ की थोड़ी बहुत हानि देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी बात कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ वो पूरी तरह से हमारे लोक मानस की अभिव्यक्ति हैं। लोक जीवन का जो रंग है उसको मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकोक्तियों के समकक्ष लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना यह भी क्या होता है, एक कठिन काम होता है। तो उनका मानना है कि कहीं ना कहीं स्रोत भाषा से जब हम लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते हैं तो अर्थ की कहीं ना कहीं हानि हो जाती है, पूरी तरह से वह बात उसमें संजीदगी के साथ नहीं आ पाती है। इसलिए इसका कारण है भाषा की प्रकृति में भिन्नता, व्याकरणिक संरचना में भिन्नता, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश इत्यादि में भिन्नता। इसीलिए कभी कभी ओवर ट्रांसलेटेड हो जाता है, अति अनुवाद हो जाता है, और कभी कभी अंडर ट्रांसलेटेड हो जाता है, यानी कि अल्प अनुवाद हो जाता है, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और यहीं पर अनुवाद की सीमाएं हमें साफ साफ दिखाई दे जाती हैं। इसके बावजूद भी विद्वानों की यह राय है कि अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अनुवादक जो है अधिकतम स्रोत भाषा में प्रस्तुत जो भावबोध है, जो अर्थ है, उसका अधिकतम रूप लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। डॉक्टर जॉनसन ने अर्थ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कि अर्थ कितना मूल्यवान है, जिसको स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुदित किया जाना है, उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वे कहते हैं, वर्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज, दे हैव एसोसिएशंस एंड कोनोटेशंस। ठीक है, उनका कहना यह है कि वर्ड्स जो है, शब्द जो हैं, वो एक तरह से स्वयं में स्वतंत्र इकाई नहीं है, उनका अपना एक संबंध है, उनका अपना एक विशेष अर्थ है। ठीक है ना, शब्द के मुख्य अर्थ के साथ कई बार उनका आशय भी होता है, उनका संकेतार्थ भी होता है। अब आप जानते हैं शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जानते हैं ना। तो अभिधा मूलक शब्द क्या हुआ, सीधे सीधे अर्थ दे दिया, लेकिन लक्षणा और व्यंजना में ऐसा नहीं होता है। होता है ऐसा? नहीं होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि शब्द का मुख्य अर्थ होने के साथ साथ उनका सांकेतिक और विशेषार्थ भी होता है। उनकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से दोहरा रहा हूं। वर्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज, दे हैव एसोसिएशंस एंड connotations from among the many possible symbols. The translator will have to choose an appropriate symbol for communicating the meaning. कहा कि ट्रांसलेटर जो है, अनुवादक जो है, will have to choose an appropriate symbol for communicating the meaning. एक अर्थ को प्रकट करने के लिए कई सारे शब्दों की संभावना ट्रांसलेटर के पास होती है, लेकिन उसको सबसे सटीक शब्द क्या करना होता है, चुनना होता है, जो उस अर्थ को क्या कर सके, ध्वनित
कर सके। इस अर्थ में आप देखें तो अनुवाद फिर से क्या है, एक कला है कि नहीं है। उस कलात्मक अभिरुचि का परिचय देते हुए, उसी कलात्मकता का परिचय देते हुए अनुवादक को क्या करना पड़ता होगा, उस शब्द के नज़दीक लक्ष्य भाषा में जो सर्वाधिक मजबूत शब्द है उसका प्रयोग उसे करना होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है, इस उद्देश्य पर जोर देता है कि स्रोत भाषा में प्रस्तुत जो सामग्री है वह सामग्री अपने पूर्ण अर्थ के साथ लक्ष्य भाषा में क्या हो सके, स्थानांतरित हो सके। आगे बात समझ में स्पष्ट है? ठीक है।